बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएससी फ़िज़िक्स का लेक्चर 16 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट की थी और मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी, और उसके बाद हमने उसको डिटेल डिस्कस किया था एग्जाम्पल के साथ। तो फिर आखिर में हमने उसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी डिस्कस की थी। तो आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम इस्तेमाल करें डिफरेंट प्रोसेस के अंदर तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। और आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने वो सारे प्रोसेस पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर में, उसको हमने जर्नल तरीके से किया था, यानी हमने वर्ड डन की डेफिनेशन यूज़ की थी या इस तरह करके वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप करने के बाद जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो जितने प्रोसेस हैं उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि हम पहली एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं, पहला जो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रेफरेंस के लिहाज से पढ़ेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें थर्मल आइसोलेशन होती है। थर्मल आइसोलेशन का मतलब होता है कि ना हीट इसके अंदर इन हो सकती है सिस्टम के अंदर, और ना हीट सिस्टम से आउट हो सकती है। तो बग़ैर हीट के ये सिस्टम ऑपरेट करता है। तो देखिए, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज़ वेल इंसुलेटेड सो डैट नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया Q इज़ इक्वल 0, यानी ना हीट सिस्टम के अंदर इन हो सकती है और ना हीट सिस्टम से आउट हो सकती है। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्क्रीन पे ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है जो कल हमने पढ़ी थी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस W। अब देखें, हीट सिस्टम के अंदर इन भी नहीं हो सकती और हीट सिस्टम से आउट भी नहीं हो सकती। इस वजह से Q 0 हमने कर दी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल 0 प्लस W, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल वर्क डन। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल वर्क डन। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब क्या है। एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही हो, एक्सपेंशन का मतलब है कि थर्मल आइसोलेशन है और पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट बाय यूजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी W इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है, देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल वर्क डन। अब सिस्टम वर्क डन करता है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करता है क्योंकि बाहर से कोई हीट नहीं आ रही। तो जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। डिक्रीज़ होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो W आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इन एडियाबैटिक कंप्रेशन द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, द वर्क डन ऑन द सिस्टम W इज पॉजिटिव। देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, इसमें अगर हम कहते हैं कि कंप्रेशन हो रही है तो कंप्रेशन का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। उससे क्या होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हीट सिस्टम से आउट नहीं होगी। तो इसमें वर्क डन फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से वर्क डन भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करके कितनी इजीली एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन को हमने क्या की है, एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखें, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ज़ीरो। ज़ाहिरी बात है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इसकी क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस W। अब हमने कह दिया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। तो देखें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इज इक्वल Q प्लस W, और फिर Q इज इक्वल माइनस W। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं दोनों के लिहाज से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिहाज से और आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिहाज से। In isothermal expansion, the work done by the system W is negative and heat enter the system Q is positive। देखें, वापस इक्वेशन की तरफ जाते हैं। इसमें देखिए, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हीट इंटर हो रही है सिस्टम के अंदर, तो हीट क्या होगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, Q इज इक्वल माइनस W। अब देखें, अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सप्लेन करते हैं, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन द वर्क डन ऑन द सिस्टम W इज पॉजिटिव एंड हीट लीव द सिस्टम Q इज नेगेटिव। यानी अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन हम करते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, और हीट क्योंकि सिस्टम से आउट हो रही है तो हीट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये इक्वेशन Q इज इक्वल माइनस W दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। आइसोथर्मल कंप्रेशन को भी एक्सप्लेन कर रही है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन को भी एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि पिस्टन फिक्स्ड है किसी भी सिस्टम का। अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो देखें, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट देन वर्क डन इज ज़ीरो। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस W। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए, इक्वेशन में वर्क डन की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q प्लस ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल Q। अब देखें ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रही है। इन दिस केस हीट एंटर द गैस, यानी अगर हीट एंटर हो रही है गैस के अंदर तो ज़ाहिरी बात है, आपको पता है हीट अगर सिस्टम के अंदर एंटर हो तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, Q इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो ज़ीरो है। क्योंकि वर्क डन ज़ीरो होने की वजह से पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो जितनी हीट उसके अंदर जाएगी सिस्टम के अंदर, तो उससे क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जितनी हीट सप्लाई करते जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जो लास्ट पे इक्वेशन आ गई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल ज़ीरो, ये कंपोजिंग में गलती है, ये इस टॉपिक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है साइक्लिकल प्रोसेस, या साइक्लिक प्रोसेस के नाम आप जानते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम जहाँ से उसका इनिशियल पॉइंट होता है
वापस उसी पे आके वो ख़त्म होता है, यानी फाइनल पॉइंट्स भी उसका वही होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि जहाँ से उसने अपने आप को स्टार्ट किया एंड भी उसने उसी पे किया है, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम साइक्लिक प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। In a cyclic process, the system returns to its initial state after series of sequence of operation. यानी कोई भी सिस्टम है वो इनिशियल पॉइंट से अपना आगाज़ करता है और उसके अंदर बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद वापस वो अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को आप साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम एक साइक्लिक प्रोसेस ले लेते हैं। Consider a cyclical process which complete in 3 steps as shown in figure. यानी हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है और वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, जैसा कि ये आपको फिगर में नज़र आ रहा है। पीवी डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई है। तो इसमें सिस्टम अपने आप को ए पॉइंट से स्टार्ट करता है। तो पहला ऑपरेशन होता है ए से बी तक, फिर ये बी से सी तक जाता है और फिर ये सी से वापस ए तक आता है। तो इस दौरान 3 ऑपरेशन 3 स्टेप्स होते हैं और सिस्टम वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। देखिए पहले स्टेप में क्या हो रहा है। इन स्टेप 1 द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट अलोंग ए टू बी एंड हीट Q1 लीव द सिस्टम। देखिए फिगर में आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर पी ए से पी बी की तरफ जा रहा है, जबकि वॉल्यूम उसमें क्या है, कांस्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि हीट सिस्टम से Q1 आउट हो रही है। ये एरो की फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है कि Q1 हीट सिस्टम से आउट हो रही है। देखिए दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है। इन स्टेप 2 द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम बी टू सी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट Q इंटर द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखें दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है जबकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि जो सिस्टम है वो पॉइंट बी से सी तक पहुंच रहा है। Q2 हीट सिस्टम के अंदर इन हो रही है और W2 वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। यानी आप हीट सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। देखिए तीसरे स्टेप में क्या होता है। इन स्टेप 3 द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम सी टू ए, हीट Q3 लीव द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। देखिए स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि Q इसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो देखें Q3 सिस्टम से आउट हो रही है और W3 वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी W3 वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है और Q3 हीट इसमें से आउट हो रही है। तो सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट ए पे आ जाता है। तो देखें ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया है जो कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो देखिए इससे भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कि अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट सिस्टम के अंदर इन हो रही है और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। इसी तरह हम स्टेप 3 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपकी चौथी एप्लीकेशन हो गई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिहाज से। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसकी एक और एप्लीकेशन रह गई है, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन के लिहाज से, वो डिस्कस करेंगे। और एक और मैथमेटिकल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीवी गैमा इज इक्वल कांस्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।